तभी अचानक अवीर को दर्द महसूस होता है। वो देखता है कि उसके पेट में घाव है और वो लड़की वहीं खड़ी मुस्कुराते हुए अवीर को देख रही थी। तभी वो अपना हाथ आगे करती है और उसके हाथ में से खून निकलते हुए हाथ में इकट्ठा हो रहा था, जो धीरे धीरे एक तलवार का रूप ले लेता है। अवीर वही दर्द में खड़ा उस लड़की को देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द के साथ गुस्से के भाव थे। तभी वो लड़की वो खून से बनी लाल तलवार अवीर के सीने में उतार देती है। अब आगे अवीर के सीने में वो खून से बनी लाल तलवार गहराई से उतर गई थी। अवीर के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तभी वो जमीन पर गिर जाता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो खुश था कि वो डर के नहीं लड़के मर रहा है। मुस्कुराते हुए हुए अवीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसे वो सारी बातें याद आती है जो कुछ देर पहले उसकी मां की आवाज ने बोली थी। वास्तविक दुनिया में अवीर का शरीर कांप रहा था। शशि चिंता करते हुए अपने दादा वैद्य सजीवन से कहती है, दादाजी, ये अवीर को क्या हो रहा है? वो ठीक तो है? ये सुन वैद्य सजीवन ठंडी आह भरते हुए कहते हैं, बेटा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। इसे देख लग रहा है कि वो कर्ज इस पर भारी पड़ रही है। ये सुन शशि के चेहरे पर निराशा छा जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वहीं दूसरी ओर वो लड़की कर्ज अवीर के सामने शैतानी मुस्कान के साथ खड़ी थी। वो अवीर को देखते हुए कहती है, तुम बहुत ही आकर्षक थे और मुझे पसंद भी थे, पर तुम्हारे रहते मैं कभी भी वास्तविक दुनिया में नहीं आ सकती थी। अब तुम्हारे मरते ही मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगी। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी एकदम से उसकी हंसी गायब हो जाती है। वहां अवीर की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वो जल्दी ही उठ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो सामने खड़ी उस लड़की को ही देख रहा था। तभी वो लड़की देखती है कि अवीर के जख्म भर रहे हैं। ये देख वो गंभीर हो जाती है। अवीर शांति से खड़ा हो शैतानी मुस्कान के साथ उस लड़की को देखते हुए कहता है, जैसा मेरी मां ने बोला था कि सब कुछ मेरे हाथों में है। तभी अवीर हाथ से इशारा करता है तो वो जगह अंधेरी जगह से एक खूबसूरत से जंगल में बदल जाती है। ये देख अब उस लड़की के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तभी अवीर घमंड भरी आवाज में कहता है, ये मेरी दुनिया है और यहां का राजा मैं हूं। ये सुन वो लड़की गुस्से से अपने खून से एक भाला बनाती है और अवीर की ओर उछाल देती है। वहां अवीर एकदम शांत जेबों में हाथ डाले खड़ा था। जैसे ही वो भाला उसके चेहरे के पास आता है, वो वहीं रुक जाता है। तभी अवीर की आंखें लाल रंग में चमकती हैं और वो भाला उस लड़की की तरफ घूम जाता है और पलक झपकते ही उस लड़की के पास से निकल जाता है। उस लड़की की बाजू पर कट का निशान था और उसमें से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था, जो बहते हुए उसकी हथेली की तरफ जा रहा था। वो लड़की नफरत से अवीर को देखती है और उस बहते खून जो उसकी बाजू से हथेली की तरफ आ रहा था, उससे एक तलवार बनाती है और सीधा अवीर की तरफ बढ़ती है। वो अवीर के पास जाती उससे पहले ही वहां की जमीन उलट पुलट होने लगती है। वो कभी नीचे गिरती, कभी ऊपर। वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा हिस्सा ऊपर है और कौन सा नीचे। वहां की दुनिया के आकार में हर एक मिनट में बदलाव हो रहा था। वो लड़की चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वहां की दुनिया में एक बार फिर बदलाव होता है और वो लड़की ऊपर से नीचे जमीन पर गिरती है। वही एक अंधेरी जगह पर एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा अवीर शैतानी मुस्कान के साथ उस लड़की को देख रहा था और वहां वो लड़की नफरत से अवीर को देख रही थी। तभी वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो अवीर के पास आ जाती है और तलवार से अवीर को मारने लगती है, पर वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी अवीर गंभीरता से उस लड़की से कहता है, मुझे पता है तुम बाहर की दुनिया में जाना चाहती हो और मेरे निशान से जुड़े होने की वजह से तुम कहीं जा नहीं सकती। तो अगर तुम मेरे लिए वफादारी की कसम ले लोगी तो इस निशान का स्वामी होने के नाते मैं तुम्हें जरूरत पड़ने पर बाहर निकाल सकता हूं। ये सुन वो लड़की थोड़ी देर कुछ सोचती है और हां में सिर हिला देती है। वास्तविक दुनिया में अवीर का पूरा शरीर लाल रंग में चमक रहा था, जिसे देख चिंता भरे लहजे में शशि वैद्य सजीवन को देखती है। तभी वैद्य सजीवन शशि को देख हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, चिंता मत करो बेटा, उस जिद्दी बच्चे ने कर दिखाया।
अब उसका शरीर सारी आत्मशक्ति को अवशोषित कर रहा है, जो अभी तक उस कर्स ने अवशोषित नहीं की थी। अब चलो यहां से अवीर को अकेला छोड़ दो। ये सुन शशि मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। कुछ दिनों बाद सिटी ऑफ अनंतगिरी आसमान में घने काले बादलों के बीच एक लड़ाई के मैदान में जहां चारों तरफ बनी कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे थे और वहां अनंतगिरी की तीनों परिवार के मुखिया भी बैठे थे। यहां अनंतगिरी के बाजार की बाग दौड़ लेने के लिए मुकाबला होने वाला था। तीनों परिवारों के सभी बड़े लोगों ने मिलकर यह मुकाबले का फैसला लिया था, जिससे तीनों परिवारों में शांति बनी रहे। तभी वहां खड़ा एक आदमी ऊंची और सख्त आवाज में बोला, मुखिया राम कृपाली और मनोहर की तरफ से मुकाबला करेंगे। राम कृपाली के दूसरे बेटे मयंक, जो कि आत्मशक्ति के लेवल 8 पर है, और मौर्य परिवार के मुखिया पृथ्वीराज की तरफ से कोई भी लेवल 9 या उससे कम लेवल का कोई भी चुनौती दे सकता है। वही पृथ्वीराज के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उसके तरफ से लड़ने वाला उसका बेटा वहां मौजूद नहीं था। तभी वही एक प्यारी सी लड़की मुस्कुराते हुए पृथ्वीराज के पास आती है और मिठी आवाज में पृथ्वीराज से कहती है, पिताजी, अवीर की जगह मुझे लड़ने दीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूं। ये सुन पृथ्वीराज हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ आन्या बेटा, अब तुम्हारे हाथ में पूरे मौर्य परिवार का भविष्य है। वही पास में बैठा राम कृपाली कुटिलता भरी मुस्कान के साथ आन्या को देख रहा था। तभी वो लड़ाई की देख रेख वाला आदमी गंभीरता से बोला, आ तो मुकाबला शुरू किया जाए। वहां मैदान में मयंक और आन्या आमने सामने खड़े थे। तभी मयंक अपने शरीर में आत्मशक्ति बढ़ाता है और सीधा आन्या पर हमला कर देता है। अचानक हमले से आन्या हैरान थी, पर वो गंभीरता से मयंक के हर हमले को रोक रही थी। लड़ाई बराबरी की लग रही थी, पर तभी आन्या मयंक के सीने पर हाथ रखती है। आन्या के पवन वेग बोलते ही मयंक दुर कुर्सियों के पास जा गिरता है, जिसे देख पृथ्वीराज के चेहरे पर खुशी और राम कृपाली के चेहरे पर गुस्सा था। वहां मयंक जमीन पर पड़ा था, उसके चेहरे पर नफरत और गुस्से के भाव थे। तभी वो अपने जेब से एक गोली निकालता है और सबकी नजरों से बचते हुए खा लेता है। वो अपनी हाथ की मुट्ठियां कसते और जमीन पर हाथ मारते हुए उठता है। उसके शरीर में ऊर्जा बढ़ रही थी। ये गोली कुछ समय के लिए खाने वाले की आत्मशक्ति लेवल बढ़ा देती है, पर यह गोली मुकाबलों में इस्तेमाल करने की मनाही थी। यदि कोई इसे निजी मुकाबले या कोई प्रतियोगिता में इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो उसको काल कोठरी की सजा होती थी। कितने समय के लिए होगी, ये उसके किए नुकसान के हिसाब से निश्चित किया जाता था। वहीं दूसरी ओर मयंक की आंखें काली पड़ने लगी। वो उस बढ़ती आत्मशक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसके शरीर से एक काली आभा निकलने लगी। उसकी आंखों में कालापन और चेहरे पर गुस्सा था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वहां बैठे राम कृपाली गुस्से से मयंक को देखकर धीरे से बोले, पागल लड़के, ये क्या किया? राम कृपाली की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, क्योंकि अब चाहे वो जीते या हारे, हर हाल में उनकी ही हार थी। ऊपर से उसे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होने की चिंता थी। वही पृथ्वीराज ये देख चिंता भरे लहजे में मुकाबला रोकने को कहते हैं। वही नियम अधिकारी कुछ करते उससे पहले ही मयंक आन्या की तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ता है। इस समय मयंक की ताकत योद्धा मंडल के 3 लेवल पर था। आम योद्धा के आत्मशक्ति लेवल 9 के मुकाबले योद्धा मंडल के योद्धा की शक्ति में बहुत अंतर था, पर इसके बावजूद वहां खड़ी आन्या के चेहरे पर डर का नमो निशान नहीं था। मयंक के हाथों में काले रंग की अग्नि जल रही थी। जो योद्धा बन जाता था वो ये अग्नि हाथों और पैरों में ला सकता था। मयंक जैसे ही आन्या के चेहरे पर मुक्का मारने वाला था तो उसकी आंखों के सामने से लाल रंग की बिजली गुजरती है और आन्या वहां से गायब हो जाती है। आन्या के वहां से हटने की वजह से मयंक का मुक्का मैदान की दीवार से लग जाता है, जिससे वहां दीवार पर एक लंबा गड्ढा बन जाता है और सामने की कुर्सियों पर बैठे कुछ लोग घायल हो जाते हैं। दूसरी ओर आन्या किसी की बाहों में थी। उसके दोनों हाथ एक मजबूत और चौड़े सीने पर थे और उस आदमी का एक हाथ आन्या की पतली कमर पर और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे था, जिससे उसने आन्या का सिर अपने सीने से लगा रखा था। आन्या जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। तभी वो मुस्कुराते हुए प्यारी सी आवाज में कहती है, अवीर, आप वापस आ गए। मैंने आपको बहुत याद किया।
उधर अवीर का चेहरा बहुत गंभीर था। वो गंभीरतापूर्वक आन्या की बातों को अनसुना करते हुए कहता है, आन्या तुम ठीक हो। पागल लड़की वहां पागलों की तरह क्यों खड़ी थी? अवीर आन्या को डांट रहा था, पर आन्या अवीर के सीने से लगी मुस्कुरा रही थी। वहीं पृथ्वीराज अवीर और उसकी बढ़ी हुई ताकत को देख हैरान और खुश थे। वो जानना चाहते थे कि अवीर की आत्मशक्ति कितनी बड़ी है। वहां पास में बैठे राम कृपाली और मनोहर दोनों अवीर की बिजली जैसी तेजी देख हैरान और परेशान दोनों थे। हैरान परेशान होने वाले वो अकेले नहीं थे, वहां खड़ा नावेद भी हैरान था। तभी वो कुछ देख खुश हो जाता है। वहां मयंक तेजी से अवीर के सर की तरफ मुक्के से हमला कर देता है और तभी एक चीख की आवाज आती है। वो आवाज सुन आन्या के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या हुआ अवीर के साथ? क्यों आन्या के चेहरे के रंग उड़े हुए थे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।